Good morning, students. Welcome back to online study of Maths 2. I am Gulshan Parveen, your online Hindi teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about chapter number 4, Sardar Vallabhbhai Patel. क्लास 5th आज हम हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे और उन्होंने हमारे देश के लिए कितने काम अंजाम दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा ज़िले के करमसद गांव में हुआ था। यानी वल्लभ भाई पटेल जो पैदा हुए थे वो 30 अक्टूबर 1875 को गुजरात में ज़िले खेड़ा में करमसद गांव में हुए थे। उनके पिता का नाम, उनके वालिद का नाम झबेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। उनके पिता एक किसान थे। सरदार वल्लभ भाई के पटेल के जो वालिद थे वो एक किसान थे। विद्यार्थी जीवन से ही वल्लभ भाई पटेल बहुत निडर और साहसी थे। विद्यार्थी जीवन से यानी कि स्कूल लाइफ से जब वो पढ़ते थे बचपन में, तभी से वल्लभ भाई पटेल बहुत निडर कहते हैं किसी से न डरने वाले को, साहसी कहते हैं हिम्मत वाले को। वो किसी से नहीं डरते थे बचपन से और बहुत ज़्यादा वो हिम्मत वाले थे, हौसले वाले। वे किसी गलत बात को मानने को कभी तैयार नहीं होते थे। वो बचपन ही से कभी किसी गलत मानने को तैयार नहीं होते थे। उन्होंने नाडियाद स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उसके बाद वो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनके घर की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी। आर्थिक दशा, माली हालात ठीक नहीं थी। मजबूर होकर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विचार छोड़ना पड़ा और यही बात सोचकर कि उनके जो घर के हालात थे बहुत तंगदस्ती के हालात थे, ठीक नहीं थे हालात, और यही बात सोचकर उन्होंने जो उनकी आगे बढ़ने की इच्छा थी वो छोड़ दी। तब उन्होंने मुख्तारी परीक्षा पास की और गोधरी में मुख्तारी करने लगे। 1910 में वे बैरिस्टर पास करने के लिए इंग्लैंड गए। बैरिस्टर पास करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे 1910 में। वहाँ उन्होंने बहुत ही सादा जीवन बिताया। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारी। वे अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में ही लगाते थे। जहाँ वे रहते थे वहाँ से पुस्तकालय लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, लगभग 15 किलोमीटर दूर था। वे प्रतिदिन वे रोज़ाना सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते थे। वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठते थे और लाइब्रेरी जाते थे, और शाम को पुस्तकालय बंद होने पर ही वहाँ से उठते थे, और शाम को जब लाइब्रेरी बंद हो जाती थी तभी वहाँ से उठते थे। यानी कि पूरे दिन वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते रहते थे। वे 3 साल तक इंग्लैंड में रहे, सभी तरह की कठिनाइयों से परेशानियों से जूझते हुए लड़ते हुए उन्होंने बैरिस्टर पास की, यानी कि वकालत की डिग्री पास की। वे 3 साल तक इंग्लैंड में रहे और वहाँ पर परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने आखिरकार वकालत की डिग्री हासिल कर ली, यानी कि वो सर्वप्रथम रहे, अव्वल रहे। इसके लिए उन्होंने 50 पाउंड का पुरस्कार मिला, और इतने अच्छे नंबरों से जब वो पास हुए तो उन्हें सरकार की तरफ से क्या मिला? उन्हें पुरस्कार मिला। फिर वल्लभ भाई पटेल भारत आ गए और अहमदाबाद में वकालत करने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपनी इंग्लैंड में जाकर उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वापस वो अपने मुल्क हिंदुस्तान आ गए और अहमदाबाद में वो क्या करने लगे? वकालत करने लगे। क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर पास की थी, वकालत की डिग्री हासिल की थी। अपनी ईमानदारी और परिश्रम के कारण, परिश्रम कहते हैं मेहनत की वजह से, वे कुछ ही दिनों में दूर दूर तक लोकप्रिय हो गए मीन्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अपनी काबिलियत की बिना पर वो बहुत दूर तक फेमस हो गए, मशहूर हो गए। इसी दौरान वे गांधी जी के संपर्क में आ गए। इसी दौरान वे गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं अपनी बात को मनमाना। किस तरह से मनमाना? अपनी बात को बिना किसी लड़ाई झगड़े से अपनी बात को सरकार के सामने रखना, अपनी बात को मनवाना सत्याग्रह कहलाता है। तो पटेल ने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने वकालत छोड़ दी और तन मन धन से देश की सेवा में लग गए। हालांकि वो पढ़ाई करके आए थे इंग्लैंड से डिग्री हासिल करके आए थे वकालत की, लेकिन उन्होंने क्या छोड़ दी? अपनी वकालत छोड़ दी और गांधी जी के साथ देश की सेवा में लग गए। वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा में हुए राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त कराने के लिए प्रस्ताव पास किया।
यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई गुजरात में। वहाँ क्या प्रथा थी गुजरात में? बेकार प्रथा। बेकार प्रथा के माने क्या होते हैं? बेकार प्रथा वो होती है जब मज़दूरों से मज़दूरी करा कर उन्हें पैसा नहीं दिया जाता, यानी कि बिना पैसों से जब मज़दूरी कराई जाती है मज़दूरों से, उसे बेकार प्रथा कहते हैं। और साथ ही उनकी इच्छा के बिना उनसे काम कराया जाता है। कोई मज़दूर है और हम उसकी इच्छा के बिना, उसकी मर्ज़ी के बिना उससे काम कराएंगे और काम कराने के बाद उसे पैसे भी नहीं देंगे, तो ये बेकार प्रथा कहलाती है। तो इस बेकार प्रथा को जो वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया गवर्नमेंट के सामने। उनके प्रयासों कोशिशों से, उनकी कोशिशों से गैर कानूनी बेकार प्रथा बंद हो गई। और उन्होंने इतनी कोशिश की और इस प्रथा को जो एक रिवाज था ये वो ख़त्म हो गया। वल्लभ भाई पटेल ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। सत्याग्रह, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, सत्याग्रह का मतलब होता है बिना किसी नुकसान पहुँचाए, लड़ाई झगड़े के अपनी बात को मनवाना, सरकार से अपनी बात को कहना, सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, तो सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम पूरे देश में फैल गया, यानी उन्होंने अपनी बात को सरकार से मनवाया और इसी बात को लेकर पूरे जो देश में वल्लभ भाई पटेल जी फेमस हो गए। 1927 में बारडोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। कहाँ का? 1927 में कहाँ का सत्याग्रह शुरू हुआ? बारडोली का। इससे पहले गुजरात का सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद बारडोली का। सरकार ने किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी। सरकार ने क्या किया था? क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत करके हिंदुस्तान आए थे, तो उस वक्त में अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि उन्होंने किसानों पर लगान की दर को बढ़ा दिया था। लगान किसे कहते हैं? खेती पर एक टैक्स लिया लगा होता है, उसे लगान कहते हैं कृषि पर। किसान मदद के लिए वल्लभ भाई के पास गए। किसान मदद के लिए वल्लभ भाई पटेल के पास गए। वल्लभ भाई ने कहा कि अगर जोखिम उठाना है, यानी कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप मजबूत हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में किसानों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ खड़े हुए और सरकार के सामने उनका प्रस्ताव रखा। उन्होंने किसानों को इस तरह संगठित किया। उन्होंने किसानों को इस तरह इकट्ठा किया कि सरकार को लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज़ अफसरों को भोजन, आवास मीन्स घर और सवारी मिलना तक कठिन हो गया। यानी कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। सारे किसान कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। तो सरकार को तो लगान मिलना तो दूर, सरकार को लगान तो नहीं मिलता था। यानी कि जो खेतीबाड़ी करते थे किसान, एक तो वो खेतीबाड़ी भी करते थे, ठीक है, और उससे पैसा जो उनका आता था किसानों का, उसमें से कुछ हिस्सा पैसों का वो अंग्रेज़ों को भी देते थे, यानी सरकार को भी देते थे। वो मेहनत भी करते थे, मेहनत से पैसे कमाते थे और उस पैसे को सरकार को भी देते थे। तो इस चीज़ के जो खिलाफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सभी किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दिया और इस तरह जो था अंग्रेज़ जो थे उनको भोजन, आवास और सवारी मिलना भी मुश्किल हो गया था। जब सारे जो किसान थे वो एक साथ मिलकर खड़े हो गए, सब लोग एक साथ खड़े हो गए सरकार के खिलाफ, तो अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया। सरकार ने देखा कि सारे लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं, तो उन्होंने इस आंदोलन को दबाना, ख़त्म करना शुरू कर दिया। फिर भी आंदोलन 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन फिर भी सरकार लगातार किसानों के खिलाफ थी। लेकिन आंदोलन कितने महीने तक चला? 6 महीने तक चला। 6 महीने तक किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे सरकार के खिलाफ। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार सरकार को किसके सामने झुकना पड़ा? किसानों के सामने झुकना पड़ा। किसानों और सरकार के बीच समझौता हो गया, सुलह हो गई। इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो इस आंदोलन के बाद जब सरकार जो थी किसानों की बात मानने लगी, तो गांधी जी ने इस कामयाबी के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि दी। उपाधि पता है किसे कहते हैं? उपाधि कहते हैं किसी एक खास नाम से नवाजना, किसी काम की वजह से किसी इंसान का जब कोई नया नाम पड़ जाता है तो उसे उपाधि कहते हैं। तो क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से किसानों को उनका हक मिल गया था, तो इसीलिए गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी। किससे दी? वल्लभ भाई पटेल को। पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, सरदार उनको उपाधि दी गई। तभी से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हो गए, मशहूर हो गए। तभी से हम क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से जानते हैं। हालांकि उनका नाम जो है वो वल्लभ भाई पटेल है।
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक के खिलाफ जो यात्रा की थी गांधी जी ने, उसे दांडी यात्रा कहते हैं। तो 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो था नमक पर भी कानून लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक बनाया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों का जो कानून था वो तोड़ दिया। सारे देश में नमक सत्याग्रह आरंभ हो गया। वल्लभ भाई ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया, हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। किसे दी गई? वल्लभ भाई पटेल को दी गई। 3 महीने की उनको कैद भी हुई और 500 रुपये जुर्माने के भी उन्हें देने पड़े। 17 नवंबर 1940 को एक सत्याग्रह के समय भी गिरफ्तार हुए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 9 महीने के बाद छोड़ दिए गए। 17 नवंबर 1940 को सत्याग्रह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं होती, इसी वजह से उन्हें 9 महीने के बाद छोड़ दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में वे फिर गिरफ्तार हुए और फिर 1942 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस वक्त जो आंदोलन चल रहा था वो ये चल रहा था कि अंग्रेज़ भारत छोड़ो आंदोलन। 15 जून 1945 को अन्य सभी नेताओं के साथ उन्हें छोड़ा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ बच्चों? आज़ाद कब हुआ अंग्रेज़ों से? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो मुल्क था वो आज़ाद हुआ। तब वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। देश आज़ाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें गृह और रियासती विभाग का कार्यभार मिला। उस समय उनके सामने देश का एकीकरण करने की गंभीर चुनौती थी, क्योंकि रियासतें जो थीं वो इधर उधर बिखरी थी। तो उनके सामने जो एक कंडीशन थी वो क्या थी? वो सभी रियासतों को एक करना था। अंग्रेज़ों ने सभी 600 देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था। सरदार पटेल ने उन रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवा दिया यानी कि मिला लिया। हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध तो पुलिस कार्यवाही तक करनी पड़ी। 3 दिन के अंदर ही निज़ाम की सत्ता का अंत हो गया। निज़ाम की जो सत्ता थी, जो शासन था, वो ख़त्म हो गया। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर निज़ाम का शासन ख़त्म हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस महान कार्य की देश भर में प्रशंसा हुई। प्रशंसा मीन्स तारीफ़ हुई। उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए और उनके इस काम की तारीफ़ करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इतिहासकार जब पिछली बातों पर नज़र डालेंगे तब निस्संदेह बिना शक किए वे समझेंगे कि रियासतों के एकीकरण का काम भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, सबसे ख़ास रहा है। सभी रियासतों को एक जगह करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस महान कार्य से संपूर्ण यानी कि पूरे भारत में एकता स्थापित हो गई। पूरा जो भारत था वो एकता के सूत्र में बंध गया। इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें सभी रियासतों को उन्होंने एकीकरण किया, एक जगह इकट्ठा किया, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और बहुत हिम्मत वाले थे वो, इसलिए भी उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र प्राप्ति के बाद केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद केवल 2.5 साल तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा रहे। 15 दिसंबर 1950 को बम्बई में उनका निधन हो गया, उनका इंतकाल हो गया। उनकी याद में गुजरात के नर्मदा ज़िले में एक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका नाम एकता की मूर्ति रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति संसार की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस देश के लोग उस महान राष्ट्र शिल्पी को कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे देशभक्त और कर्मठ मीन्स परीक्षा में मेहनत करने वाले इंसान सदियों में पैदा होती है। तो बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि हमारे देश के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।